बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा 24 न्यूज़ पर। हमें ना आदत हो जाती है हम लोगों की ना चापलूसी करते। चापलूसी का मतलब समझे कि जैसे बटरिंग करना, किसी को बस चढ़ाना, किसी को बोलना यू द बेस्ट, वो अच्छा हो या ना हो, अच्छी हो या ना हो, आप उसको एवं ही ना चने की झाड़ पे चढ़ा रहे होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ये रिश्तों में भी होती हैं, सहेलियों में होती हैं, नंद भावज में होती हैं, भाई बहन में ऐसी ये चीज़ें ऐसे नहीं देखी जाती मोस्टली। मगर वो रिश्ते जहाँ पर आप कहीं काम कर रहे हों या फिर ऐसे दोस्त यार जो आपसे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे अपर हैंड हो काम में या फिर अपनी पोजीशन में या दोस्ती यारियों में, या फिर वो नहीं गैंग बनाते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लड़के लड़कियाँ, तो जो बाकी क्राउड होता है ना, जो बाकी दोस्त होते हैं, वो हमेशा उस बंदे की ना बटरिंग कर रहे होते हैं थोड़ी सी कि यार तू तो यार क्या बात है यार तेरी तो यार ये वो ऑल दैट ना, चाहे हो या ना हो, कक बंदा किसी काबिल ना हो। तो ये बटरिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा की जाती है सिर्फ एक रिश्ता बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए। मगर खैर ये तो एक बटरिंग वाली बात थी। मगर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कि वर्क प्लेस के ऊपर हम ये जो इज़्ज़त बनाते हैं और हम अपनी इज़्ज़त गंवाते हैं, उनकी क्या वजूहात होती है। हम ये कैसे पता करें कि हम ये ऐसा क्या काम करें कि जो जूनियर है और सीनियर है दोनों ये हमारी रिस्पेक्ट करें और हमारा जो है ना एक वज़न हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको भी पता है कि ऐसा होता है कि अगर आपने किसी जूनियर को किसी वजह से अगर डांट दिया और कुछ कह दिया तो बाहर जाता है और जाकर आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा कह देता है कि अभी इसको उठा के इस पोस्ट पर बिठा दिया, काबिल कोई नहीं था, इससे तो कोई मुंह भी ना लगाए अगर इसको यहाँ से निकाल दिया। इस किस्म की ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए आज हम ये चीज़ें सीखेंगे, कुछ ऐसे टेक्निक, कुछ ट्रिक्स कि हमें पता चल सके कि हमने अपनी वर्क प्लेस पे इज़्ज़त कैसे बनानी है। ठीक है जी, तो हमारे साथ रहिएगा। हम अपना शो शुरू करते हैं। हमारे पास मौजूद हैं हसन रज़ा साहब जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, हमारे पहले भी प्रोग्राम में मधु हो चुके हैं और कोई ना कोई जो है ना एक नई बात करके जाते हैं। तो आज भी हम इनसे सुनेंगे कि क्या बात करके जा रहे हैं और किस तरीके से हमें समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, परफेक्ट, ठीक। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। कोई ना कोई ऐसी लाइन बोल देते हैं आप जो हाँ, आपकी बड़ी ट्रेंडिंग में बस चली जाती ये है। आपको क्रेडिट जाता है जब आप बुलाती हैं, कोई टर्म ऐसे निकल जाती है आपके शो में। जैसे लास्ट टाइम हमने मिस्टर चुकू किया था, हाँ। तो हर जगह चुकू चुकू हो गई। और आपके जाने के इस पे आने के बाद हर चैनल वालों ने कहा यार मिस्टर चुकू आपने हमसे ज़रूर शेयर करना है क्योंकि आप फिज़ा के पास गए थे। मैंने कहा ठीक है जी, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। तो आज भी कोई ऐसा है? हाँ कोई बिल्कुल कहानी है, बिल्कुल अच्छा। है। आज मैं 2-3 टर्म्स लेकर आया हूँ, पूरी तैयारी करके आया हूँ एंड आई विल शेयर विद यू। लेकिन फिदा जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं स्टार्ट करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। देखिए जो आपने वर्ड यूज़ किया ना रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट जो है ना वो हम अक्सर कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त करें जी, हमें रिस्पेक्ट दें। लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है ना वो आपको आपके काम की वजह से मिलती है। आप अच्छा काम करें, आप कमिटेड नज़र आएँ, आप लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें तो आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी। अब हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक मिस्टर सड़ू है जो हर जगह आपको नज़र आ रहा है। अच्छा वो सड़ू है, मिस्टर सड़ू। हाँ। वो क्या होगा, वो कहेगा कि मेरी इज़्ज़त करो, मुझे प्यार करो, मुझे मोहब्बत दो, हाँ। मुझे रिस्पेक्ट दो, लेकिन खुद सड़ा रहेगा, खुद जाके हर जगह कोने में बैठा रहेगा। आप जो ही उससे बात करने जाएंगे, आप जो ही उससे कुछ कहेंगे कि यार देखें ये बात इस तरह से कहेगा, कल आना, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज वो आपको ना स्टॉप कर देगा। अच्छा अब वो जब स्टॉप कर देगा तो होगा क्या, आपके इदारे का जो कल्चर है ना वो रिस्पेक्टफुल कल्चर नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आ रहे हैं वो वर्क प्लेस हरासमेंट के अलावा, सेक्सुअल हरासमेंट के अलावा डिसरिस्पेक्टफुल कल्चर की हैं। अच्छा। कि लोग छोड़ते क्यों, वो कहते हैं यार जी हमारी, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, तो हम एग्जिट इंटरव्यू करते हैं, लोग जाते हैं ना तो एग्जिट इंटरव्यू किया तो वहाँ पर ना आया फिज़ा कि सबसे ज़्यादा लोग जो छोड़ के जा रहे थे ना एक जुमला लिख रहे थे, इस इदारे में मेरी इज्जत नहीं है। अच्छा वो कहा जी इस इदारे में मेरी इज्जत नहीं है, मैंने यहाँ काम नहीं करना। अच्छा वो वहाँ लिख के वो चले गए। हमने जब रूट कॉज देखा, हमने कहा यार क्या वजह क्या है, रीज़न क्या है कि 5-6 लोगों ने यही जुमला एक लिख दी है कि जी मेरी यहाँ इज्जत ही नहीं है। तो हमने जब देखा तो हमने देखा कि मिस्टर सड़ू जो कैटेगरी है ना और मिस्टर अकड़ू, ये अकड़ू कैटेगरी है जो कहती है कि जी जो हूँ ना वो मैं हूँ।
अच्छा। और वो कहते हैं कि नहीं। अच्छा, वो एक और भी है ना, मिस्टर और मिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। मिस्टर फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, मिस एसएफ हाँ। और मिस्टर एसएफ। वो कहता है अच्छा। ओ भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे तो चीज़ अच्छी लगती है, मैं कह देता हूँ मीटिंग में कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, किस तरह से है, मतलब अगर मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैं कह दूंगा। हाँ। अच्छा, वो कहेगा क्या? सबके सामने, मिस्टर और मिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ। वो 10 बंदों के सामने आपकी बेइज्जती कर देंगे, आपको डीमोटिवेट कर देंगे, आपको इतनी आपकी तजलील करेंगे, आप कहेंगे यार मैं इंसान क्यों हूँ मैं इंसान ही मतलब क्यों मैं हूँ? इंसान ही क्यों, मुझे इंसान ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो फिर देखे ना, अब वो उसकी वजह से, अब वो मिस स्ट्रेट फॉरवर्ड या मिस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो ख़राब हो रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल कल्चर आ रहा है। अच्छा, वो तो अपना काम करी जा रहा है, उसने ठीक नहीं होना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और ख़राब कर रहा है। हाँ। कि लोग जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो बाहर क्या कह रहे हैं? उस इदारे में ना जाना, उस इदारे का जो कल्चर है ना वो ठीक नहीं है, वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती मतलब है। सिर्फ एक बंदे की वजह से, एक दो बंदे बंदे की की वजह वजह से, से ये हाँ। सारा का सारा इदारा जो है बुरा। मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो इज्जत और मुकाम बनता है, ये काम से बनता है? यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, इससे? एक और कैटेगरी फिजा आज मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, कुछ मिल गया जो आपको? अभी आपने कहा ना, क्लू मिल गया ना मुझे। आपने कहा ना वो जो बटरिंग वाला। हाँ। अच्छा, एक होता है मिस मक्खन और एक होती है मिस मक्खनी। अच्छा। मिस मक्खन और मिस्टर मक्खन का काम है, जो ही बॉस नजर आया पॉकेट से मक्खन की डब्बी निकाली और बॉस को लगा दी। मैंने तो मखनी दाल वाली ओए होए 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 सुनी फिजा, थी। ये जो मक्खन और मक्खनी है ना ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मक्खन में लगाते मक्खनी and हैं। मक्खन। हाँ हाँ, देखे ना, काम तो इनको आता नहीं, हाँ। इनको काम आता नहीं, इनको आती है खुशामद करनी। अब अच्छा। इस खुशामद से ये मिस्टर मक्खन जो है ना काम निकालेगा, बॉस को कहेगा बॉस क्या बात है, आज तो आप बेहतरीन लग रहे हैं, आज तो आप बड़े प्यारे लग रहे और हैं। बड़ा स्किल होता है इनके पास ये बड़ा करने का। ऐसा स्किल होता है कि दूसरे का स्किल खराब कर देते हैं फिर ना ये। स्किल ये भी और ऐसा- स्केल भी। हाँ, स्किल भी और स्केल भी, फिर उसके भी। अच्छा, ये वो लोग हैं जो यकीन माने जी। ये रिस्पेक्ट जो है ना, ये समझते हैं कि हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को ना, हाँ। लेकिन ये एक्चुअल में अपना काम कर रहे होते हैं मिस्टर मक्खन और मिस मखनी। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिजा, ये मिस मखनी जो है ना उनकी भी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, वो भी इदारों में इस तरह से चल रही होती हैं और काम जो है ना वो ख़राब कर रही होती है। अच्छा, अब रिस्पेक्ट आपकी आएगी किस तरह से? आप चाहते हैं यार कि मेरी इज्जत करें लोग, तो खाली चाहने से नहीं होगा, या खाली आप मांग रहे हैं लोगों से कह रहे हैं हाँ हाँ तुम मेरी इज्जत किया करो, मैं इस इदारे में काम करता हूँ, मेरी ऐसे कुछ नहीं होना। सबसे पहले जो आपको करने की ज़रूरत है वो है आपका अपना करेक्टर। अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो आपने कमिटमेंट की है, लोगों के साथ जो कमिटमेंट की है, अपने बॉस के साथ कमिटमेंट की है, अपने काम के साथ जो कमिटमेंट की है फिजा, उसको पूरा करना पड़ेगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जो है ना वो इदारे में गेन हो जाएगी। अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन में चल सकते हैं। आपको पता है लोग क्या करते हैं, जो काम है जो आपने नहीं करने, जिसकी वजह से आप रिस्पेक्ट नहीं गेन कर सकते, सबसे पहले ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं आना। ये जगह जगह खड़ी होके ना वो चूहा रिपोर्टिंग, ऊपर मैं बताऊंगा ये हो रहा है, ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ऐसे रिस्पेक्ट कुछ नहीं लोग होते मिलती। हैं ना कार पार्क में खड़े होके एक साथ सारे सिगरेट फूक रहे होते हैं हाँ, और मोनोपोली का हाँ, शिकार बन रहे होते हैं, ग्रुपिंग बना रहे होते हैं। ग्रुपिंग चल रही होती है, लेकिन वो देखे ना वो कुछ टाइम तक आपको मतलब माइलेज मिल जाती है, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती। आप ऑर्गेनाइजेशन में ना फेमस हो जाते हैं, यार ये बॉस का चूहा है। मगर मैंने में अब इसी में ये ऐड करना है कि अगर कभी गलती से कोई ऐसी बात हो जाए या कोई काम सरजद हो जाए, तो बॉस आपको काफ़ी लोगों के बीच में डांट देता है, इंसल्ट कर देता है, तो ऐसी चीज़ों में, ऐसी बातों में उस बंदे का जो मोराल है वो बहुत ख़राब हो जाता है। अब इस सिचुएशन में बॉस की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है? दिल तो नहीं करता, दिल देखिए करता है। फिजा हाँ बिल्कुल फिजा, होता पता क्या है, देखें आप समझते हैं ना, कई दफ़ा वो खंजर पिस्टल उससे कत्ल होता है, कई दफ़ा ऐसे अल्फाज आपके मुंह से निकल जाते हैं और बंदा ना अंदर ही अंदर मर जाता है। हाँ। और आपको आइडिया ही नहीं होता, वो सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन मीटिंग में वो बेचारा मर चुका होता है। वो कहता है मैं मर गया यार, मेरी मौत होगी। क्यों? 10-15 लोगों के सामने आपने उसकी ऐसी क्लास की। अब वो क्लास से क्या होगा, उसका दिल नहीं करेगा। अब वो करते क्या, हमारे जो लोग हैं ना वो बॉस से ना किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। अब क्लास हुई है ना 4-5 दिन, तो उसने बॉस से गैप ही रखना है, बॉस के पास जाना ही नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है।
आपको अगर हो गया, समझ आ गई क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप अगली असाइनमेंट लेके बॉस के पास चले जाएं। तो वो इस तरह मुझे किसी ने कहा यार तुम ऐसे कह रहे हो, अगली असाइनमेंट लेके चले जाएं, वो तो आगे तैयार बैठा हुआ है कि मेरी और वो क्लास करे, मैं कैसे करूँ। देखिए, आपने अपने काम से ही बॉस का दिल जीतना है। अच्छा, बॉस भी हमारे जो है ना, उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मूड स्विंग्स होती हैं, बीवी से भी तंग आई होती हैं, घर से भी डांट पड़ी होती है। यहाँ तो आपको पता है सबको डांट सकती है वो, बीवी के सामने फिर नहीं। मतलब वो अब आपके देखे ना, सुबह बॉस आए, आपको यार बॉस का मूड ठीक नहीं है, अक्सर कहते हैं लगता है आज ना घर में ना बीवी के साथ ना कोई मसला हुआ है। और बॉस की डांट वॉक पड़ी। से पहचान लेते हैं। बॉस की वॉक से, बॉस की टॉक से, बॉस के टोन से, बॉस के चाय पीने से, बॉस के पानी पीने से, ग्लास ऐसे रखने से सब पता चल जाता है आज बॉस का मूड ठीक नहीं है। यार अच्छा, वैसे फिर ये बहुत अच्छी बात की है, इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट और करेंगे, मजे की बात की आपने। मगर हम ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज हमें ये बता रहे हैं कि हम अपने वर्क प्लेस में अपनी इज्जत और अपना मुकाम कैसे बना सकते हैं। आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि जैसे ही बॉस एंटर होता है तो ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि बॉस का मूड कैसा है, बीवी से लड़ाई हुई है, नाश्ता किया है कि नहीं किया, या बहुत खुश मिजाज आज माहौल है, तो अच्छी तरीके से बात हो सकती है। कैसे पता चलता है? देखिए, बॉस जब अंदर एंटर होता है ना तो हवाएं चलती हैं। जब बॉस का मूड ख़राब होता है तो तूफान आता है, बादल गरजता है, अच्छा। बरसता है। हाँ बॉस एंटर होंगे, एंटर होते साथ ही अगर मूड ख़राब है, हाँ गेट वाले को डांट पड़ जाएगी, गेट क्यों नहीं ठीक खोला आज तुमने, हाँ क्या हो गया, आपको पता चल गया लो जी आज काम खराब है। हाँ। अंदर एंटर होते साथ ही पार्किंग लगाने की कोशिश की, बॉस की जगह एक है गाड़ी पार्क करने की, वहाँ गाड़ी पार्क हो गई। अब ड्राइवर ने दरवाज़ा बेचारे की कमबख्ती नहीं खोल सका बाहर, तो हमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, वो कह रहा है पिछले 15 दिन हो गए बॉस खोली दरवाज़ा अपना पिछला खोलने, आज खैर हो सी, अब मैंने क्यों दूसरा नहीं खोला। समझ आ गई, लोग खड़े हैं। अब वो ना हर एक को बताते जा रहे हैं आज बॉस के पास मत जाना, एंट्री हो गई है, बॉस का मूड ख़राब है। अच्छा भाभी ने डांटा है, आज घर से जो है ना क्लास हुई है। अच्छा। ये आपस में ना डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, बॉस ऊपर चले गए, हाँ बैठ के अब जाते साथ या बॉस इधर उधर देख रहे हैं, बॉस को समझ आ रही है लोगों को यार आज बॉस के आईब्रो ऊपर हैं, और बॉस हर एक से पूछ रहे हैं क्या बना आज, क्या अपडेट्स हैं, क्यों नहीं अभी तक ये चीज़ें हुई। हाँ कल तो बॉस ऐसे नहीं थे, 15 दिन से बॉस बड़े नॉर्मल हैं, आज क्या हो गया बॉस को। फिर ऊपर बॉस अपने ऑफिस में चले गए, ऑफिस बॉय की भी कम बख्ती, ऑफिस बॉय बेचारा आज ले गया चाय, तो मैंने कॉफ़ी कहा था, सर आपने तो मुझे कॉफ़ी कहा ही नहीं था, तो तुम्हें पता नहीं मैं कॉफ़ी पीता हूँ। सर हाँ, अच्छा हाँ, क्योंकि बॉस का मूड ख़राब है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी कुलीग होते हैं जो बॉस का ऐसा दिल जीत लेते हैं कि उनसे उनके घर के राज भी पता कर रहे होते हैं। हाँ, उनको सब पता होता है कि आज बीवी से लड़ाई हुई है, आज जो है ना उसके बीवी के मैके वाले घर आए हुए थे, बॉस का मूड ठीक, वो ये आपस में डिस्कस भी कर रहे होते हैं, और बॉस जो है अपने दिल का सारा हाल जो है किसी ऐसे बंदे को बता भी रहे होते हैं ऑफिस में, मैंने देखा है। लेकिन फिजा वो फिर जो जिनको बताते हैं ना वो ऐसा मिसयूज़ करते हैं, अच्छा। बॉस की इंफॉर्मेशन को वो ऐसा घुमाते ब्लैकमेल भी हैं। करते हैं। देखिए ना फिजा, ऐसे इदारे में लोग काम करते हैं ना जिनको आप रख भी नहीं सकते, जिनको निकाल भी नहीं सकते, ऐसे भी तो है ना। बॉस क्या करता है, इनको पीछे पीछे रखो, क्योंकि बॉस ने अपने राज बड़े बताए होते हैं ना। हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं आप ही के प्रोग्राम में कि हमने ऐसे लोगों को भी तो देखा है ना जो इसका बड़ा इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हैं और बॉस से फिर वो बेनिफिट भी लेते हैं। जब भी बॉस उन पे सख्ती करने लगता है, बॉस जो मूड ख़राब होता है ना, वो बेचारे छोटे छोटे एम्प्लॉय, वो जो बेचारे नहीं होते जिन पे गुस्सा निकाला जाता है, उन पे ख़राब होता है, इन पे नहीं ख़राब कर सकते वो। जब इन पे मूड ख़राब करेंगे ना, वो कहेंगे बॉस वो याद है आपने मुझे एक बात बताई थी, हाँ। ऐसे था। बॉस कहेगा हाँ मेरा मूड ठीक है आज, ठीक है मुझे कुछ ना कहो। तो अच्छा। वो चीज़ें चल रही होती है, अब जिसके बोनसेस ऊपर- वगैरह भी हाँ, ले रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं फिर क्योंकि हमारा आपने जिस तरह टॉपिक बताया ना रिस्पेक्ट, देखिए हमने करना क्या है, रिस्पेक्ट कैसे गेन करनी है फिजा, मगर वो ये हमारे इस तरह वाले जो बंदे ये रिस्पेक्ट तो नहीं गेन, नहीं 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 ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बल्कि और ये तो लॉन्ग टर्म भी नहीं चलेंगे, क्योंकि देखिए दिल में तो आया बंदे ने जान छुड़ानी है इस बंदे हाँ, लेकिन ये देखिए ना ये डिसरिस्पेक्टफुल है। आप अगर समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट ये नहीं है कि मैं आया हूँ, ठीक है कि मैं आया हूँ और आप खड़े हो गए, ठीक है दैट्स इट, एक अच्छा जेस्टर है ये सारी चीज़ें। लेकिन रिस्पेक्ट अगर आपने करनी है तो आप अपने जूनियर को अप्रिशिएट करें, उसके काम को अप्रिशिएट करें। अब अप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो
और रिस्पेक्ट कि यार आप उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी तारीफ़ करें, लेकिन दिल से तारीफ़ करें ना कि यार ये चीज़ें। देखिए अब होना क्या चाहिए इदारे के अंदर, आपको ना रिस्पेक्ट के ना इनिशिएटिव लेने चाहिए। इसकी एक वैल्यू एक बनानी चाहिए हर इदारे में कि यार रिस्पेक्ट हमारी वैल्यू है। वो खाली वैल्यू बना के दीवार पे ना लगाएं, उस पर अमल भी करें कि यार हमने रिस्पेक्ट जो है ना वो करनी है। मैं तो ये कहूँगा, मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जब ये करता हूँ तो हम एक रिस्पेक्ट की एक बुक बनाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्पेक्ट इनिशिएटिव के नाम से हम एक बुक बनाते हैं जिसमें से हम बताते हैं कि यार ये देखो ये चीज़ें आपने इस तरह से करनी है। फिर हम एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि यार देखो ये चीज़ें हैं इस तरह से, अगर आपने इसकी ये डिसरिस्पेक्ट किया, जैसे मिसाल के तौर पे मीटिंग्स में कोई फिज़ा बात हो गई और मीटिंग के दौरान एक बंदे ने कह दिया, मतलब हीटेड डिस्कशन हो जाती, लेकिन हीटेड डिस्कशन को भी आपको प्रोफेशनली रिस्पेक्टफुली हैंडल करना है। आप देखें ना कई ईमेल्स हम करते हैं एक दूसरे को, व्हाट्सएप करते हैं प्रोफेशनली, डियर सर, डियर मैडम, आई होप यू आर डूइंग गुड, आगे लड़ाई शुरू, आगे नीचे सीन शुरू हो जाए। अब दिस इज़ द वन वे कि प्रोफेशनली आपने किस तरह से हैंडल करना है। अब जब हमारे यहाँ मीटिंग्स हो रही होती हैं हमारी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, नहीं नहीं आप ठीक नहीं कह रहे, इस तरह से है, ये ऐसे है। पहले आपने अगले की बात सुननी होती है रिस्पेक्टफुली, आपने कहना था ठीक है, रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने ये इस तरह से बताया। लेकिन ये काम 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 या फिर लॉबी पॉलिटिक्स ये सब थोड़ी सी इज्जत बनाती है। देखिए फिजा, पॉलिटिक्स लॉबी आपकी कोई इज्जत नहीं बनाती है, आपका जो काम है। कुछ लोग कहते हैं वर्क प्लेस में थोड़ी बहुत तो ये पॉलिटिक्स चलती ही चलती है। देखिए इज दैट रियली इम्पोर्टेंट? हर जगह चलती है, हर इदारे में जहाँ 2 से 3 लोग जो ऐसे हैं ना जो वहाँ पर काम करते हैं, वो पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें तो करेंगे। और उनको स्मार्ट भी बहुत कहा जाता है। हाँ, यही कह रहे होते हैं कि यार ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, लेकिन एक वर्ड और भी यूज़ हो रहा होता है, और ये यूज़ हो रहा होता है, ही इज़ नोटोरियस, ही इज़ ऑल्सो वेरी नोटोरियस। यार ये काम निकलवा लेता है, ये काम निकलवा लेती है पर काम करता नहीं है। तो सुनिए, ये जो बटरिंग वाले लोग होते हैं इनके भी तो स्किल्स हैं ना, ये आम बंदा तो नहीं कर सकता। देखिए ना वही आ गया ना मिस्टर मक्खन और मिस मक्खनी, एग्रीड एग्रीड। देखिए ये भी जो है ना स्किल्स, ये बड़ी ज़बरदस्त स्किल है, लोगों में ये पाई जाती है। हर इदारे में ये जो मक्खन है ना ये पाए जाते हैं। ये एक स्किल तो है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म स्किल नहीं चलनी है आपकी। अच्छा। आपका जो काम है ना वो आपकी पहचान होना चाहिए। जब आप काम अच्छे करेंगे आपका नाम। मैं काम के ऊपर भी एक बात करूंगी कि कुछ, मगर एक कॉल पहले ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम, एहसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। तो माशाल्लाह आपका बड़ा अहम टॉपिक है, इस हवाले से मैं सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करें। ये बात तो हकीकत है कि आपकी जो काम होता है, आपकी जो नॉलेज होती है, आपकी जो एबिलिटी होती है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस को फायदा पहुंचाती है, वो काम आती है। लेकिन एक बात मैंने नोट की है, वो शायद इस्लामी तौर पर भी, कि अगर आपके साथ के अखलाक बहुत अच्छे हैं, खुशामद और चापलूसी से हट के बात कर रहा हूँ, अखलाक अच्छे हैं, अपने बॉसेस की इज्जत एहतराम करना, बात बात का ख्याल रखना, कब उनको सॉरी कहना है, कब थैंक यू करना है, अगर उनका कोई मसला हो जाता है तो उस पर उनके साथ उनकी ग्रीविंग्स में उसमें उनका साथ देना है, इखलाकी तौर पर बात कर रहा हूँ। इस तरह छोटों को काम सिखाना, शफकत, ये चीज़ बड़ी काम आती है। कुछ लोग इसको भी खुशामद में लेते हैं, इसमें खुशामद में और इसमें फ़र्क है। देखिए अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ अच्छे नहीं है, और तो इससे बड़ा मसला हो जाए। इस हवाले से आपके मेहमान क्या बताएंगे कि काम के साथ आपके मैनर्स, आपके अखलाक कितना काउंट होते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बात सही है। कुछ लोग इखलाकियात वाले होते हैं, ठीक है ना, इज्जत देने वाले होते हैं। वो हम बात करते हैं ना बार बार कि जिसके पास जो होगा वही आगे देगा। कुछ लोग रियल में रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, कि बॉस है, इसने एम्पायर बनाया, इसकी एफर्ट है, इसकी मेहनत है, अब हम इसके अंडर काम कर रहे हैं, मगर हम भी इस जैसा बनना चाहते हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट लेवल भी होता है। मगर सामने वाला ये समझे कि मुझे बटरिंग कर रहा है, ये भी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त आई एम नॉट डूइंग द बटरिंग, बट रियल में मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये करता हूँ। इस सिचुएशन में क्या करें? देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने पॉइंट बताया, एंड रियली अप्रिशिएट दैट। जो आपके कॉलर हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि यार देखिए अखलाक का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। 100% ऐसा ही है। आप देखें ना, आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एंटर होते हैं तो एक आधा शख्स ऐसा आपको नज़र आता है तो कहते हैं यार इसको देख के ना आज मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, फील आता है ना आपको। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि वो आपसे जिस तरह बात करता है। अच्छा, जो तारीफ़ होती है ना वो दिल से होती है, जो खुशामद होती है ना वो ऊपर ऊपर से हो रही होती है। मतलब आपने एक काम किया और उसको आपको अप्रिसिएशन मिल गई तो समझ आती है। जब आप बॉस को अगर यही लगे कि ये भी बटरिंग कर रहा है बाकियों की तरह, और वो ये ना समझ सके कि भाई ये वाकई में रिस्पेक्ट कर रहा है, ये बहुत प्यार से बात कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, बिल्कुल।
असल में बॉस भी जो है ना हमारे, उनको भी ये समझना चाहिए कि यार देखो कौन मिस्टर एंड मिस मखनी है और कौन वाकई जेन्युइन हमारा प्लेयर है और कौन शख्स जो है ना वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब देखें हमारे यहाँ बॉसेस करते क्या हैं, हमारे यहाँ जब ये हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होती हैं ना, तो हम बॉस के पास लेकर जाते हैं। बॉस ही मेरा मसला बढ़ गया है, घर के मसले मसाइल हैं, कोई इश्यूज़ है, तो बॉसेस क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जो पैसे हैं ना वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स के नहीं देता, वो तुम्हारी इश्यूज़ के नहीं देता। अब यहाँ पे भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं हो रहा होता है कि यार अब हम करें तो क्या करें। यहाँ पर हमारे यहाँ इदारों में लोग ऐसे नज़र आ रहे होंगे आपको जो कि लगते वो नहीं हैं जो एक्चुअली में हैं। आर्टिफिशियल टच जो है ना उनका नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप उस आर्टिफिशियल, अगर आप समझते हैं कि यार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह अभी आपके मेहमान ने कहा, अगर आप अपने अखलाक को बेहतर कर लें, अगर आप अपनी बातों को बेहतर कर लें, अगर आप अपने एक्शंस को बेहतर कर लें, तो आप बेहतरीन तरीके से एक अच्छा टीम प्लेयर बन सकते हैं। और आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को जाके कहने की कि मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी इज़्ज़त करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और किसी और चीज़ पे उधर ध्यान नहीं देना। अखलाक अपने बेहतर करें, कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करें, कब बात करें, अच्छी बात करें, बेहतरीन बात करें और ज़्यादा सुने, क्या बात, और उसको एब्जॉर्ब करें। थैंक यू सो मच मिस्टर हसन, बहुत अच्छा रहा। आज भी मिस्टर मखनी और मक्खन के बारे में हमें पता चला कि किस तरीके से जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मक्खन लगा के जो अपने चापलूसी में काम आगे बढ़ा लेते हैं और होते कुछ नहीं। मगर खैर हमने सिर्फ जो कहा है कि हमने अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर्स के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और अच्छा काम करके दिखाना है, तभी हमारी इज्जत होगी हमारे वर्क प्लेस पे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर नाजरीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मुझे लगता है कि अभी भी हमें ये नहीं पता कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए तो वेट जो है वो आपका गिरना शुरू हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं बढ़ना शुरू हो जाता है। यू नो, अब ये क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है और इससे किस तरीके से हम अपना वेट कम कर सकते हैं। तो हमारे पास इस पे बात करने के लिए हैं समन इश्तियाक, न्यूट्रिशनिस्ट है, और हम इनसे पूरी डाइट भी पूछेंगे कि किस तरीके से हम अपना वेट भी कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मुझे बताइए मेटाबॉलिज्म होता क्या है? अच्छा फ़िज़ा, ये हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसी का स्लो है। बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है, इसको समटाइम मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म इट्स काइंड इंजन, जैसे आपकी एक बॉडी के लिए जो इंजन होता है, आपकी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन हैं, आप जो खा रहे हैं फूड, उसको जो प्रोसेस कर रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारा मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। और मेटाबॉलिज्म आपका बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपकी इम्यूनिटी, उसी से आपकी जितनी बॉडी के रिएक्शंस हैं, आपकी एब्जॉर्प्शन, आपकी डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ, ये सारी जो है वो सही रहती है। अब हम दो तरह से चीज़ें अक्सर सुनते हैं अपने सर्कल में कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। इसको उर्दू ज़ुबान में हम क्या कहेंगे? बेसिकली आपकी गट हेल्थ का कुव्वत मदाफ़िया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो है ये मेटाबॉलिज्म। अच्छा। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए उसका इंजन का होना, बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन होना ज़रूरी है, और इसी तरह आपकी बॉडी को चलने के लिए आपकी बॉडी के जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, आपकी सेल्स, डीएनए, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके जितने ऑर्गन्स हैं, ये सारा काम करने के पीछे आपका मेटाबॉलिज्म है। किस तरीके का असर डालता है? एग्जैक्टली, ये आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आप बॉडी में आपके जितने ऑर्गन्स हैं वो इजीली फंक्शन कर पाएंगे। बेसिकली दो तरह से हम अपने सर्कल में सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट है, मैं जितना खा लूँ मुझे लगता ही नहीं है, मेरा वेट पुट ऑन ही नहीं होता। और ये बात है, देखा है हमने एग्जैक्टली ऐसा है। और दूसरी साइड पर बट फास्ट मेटाबॉलिज्म इज गुड, आपका एक मेटाबॉलिज्म फास्ट होना, एक अच्छा होना, ये सही है। ऑन द अदर हैंड ये सुना जाता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, मैं तो चलता फिरता पानी भी पी लूँ तो मेरा वेट जो है वो पुट ऑन हो जाता है, तो हवा भी लग जाती है, हवा भी लग जाती है, ऐसे होता है। सो बेसिकली ये होता है कि, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और उससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने वेट कम करना होता है, आपने खाना होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म का स्ट्रॉन्ग होना, एक फास्ट होना। उसके पीछे जो आपकी डाइट है वो एक अलग स्टोरी है, उस पर आज हम बात करेंगे कि डाइट कौन कौन सी ज़रूरी है जो आपके मेटाबॉलिज्म को एक स्ट्रॉन्ग करती है। सबसे पहले ये देख लें कि आपका मेटाबॉलिज्म एक आपकी बॉडी का इंजन है, उसको सही होना बहुत ज़रूरी है।
जिन लोगों का फास्ट मेटाबॉलिज्म है उनका ये होता है कि आप अपनी बॉडी की पूरी कैलोरीज काउंट करें। जब आपकी कैलोरीज आ जाती हैं उसमें आपने 500 से 1000 कैलोरीज ऐड करनी है। अब ये पूरी डिटेल में हम आपसे समझेंगे, मगर हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी अर्जेंट। उसके बाद ये सारा डिटेल में आप हमें समझाइएगा कि खाना पीना भी क्या है और क्या चीज़ छोड़ना है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैम। मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन है, और हम ये पूछना चाहेंगे कि किसी का मेटाबॉलिज्म अगर ख़राब है उसको ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो इस्तेमाल करे, या इसके लिए कोई मेडिकेशन ज़रूरी है? अच्छा फ़िज़ा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जब भी हमारी कोई चीज़ ख़राब होती है हम फ़ौरन कह देते हैं मेडिसिन खा लेनी है, या कोई ना कोई टोटके करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप जो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि हर चीज़ को, हर बॉडी में आपके केमिकल रिएक्शंस को चलने के लिए आपका हाइड्रेशन बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो आपका एक सॉलिड, एक नेचुरल है वो अल्लाह ताला की तरफ से आपका पानी है, वाटर इनटेक, उसको आपने मेंटेन करना है सबसे पहले तो। उसके अलावा जो हमारे ये सीड्स आ जाते हैं, फ्लेक्स सीड्स हो जाते हैं, सेसमी सीड्स हो जाते हैं, जिसको उर्दू में अलसी के बीज कहा जाता है, ये पम्पकिन सीड्स होते हैं, ये सारे तिल हो गए, ये सारे अपनी डाइट में इनको ज़रूर एंगेज करें रोज़मर्रा की। और इनकी सर्विंग होती है बेसिकली 1 टेबलस्पून पर डे। आप मिक्स करके इनका जार बना लें। ये पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, तिल हैं, अलसी के बीज है, कद्दू के बीज होते हैं, ये इन सबको ये आप डिफरेंट पैकेट्स में भी और जार में मिल जाते हैं। इवन आपको ये किसी भी पंसार की शॉप से भी इसको मिल जाते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। इनको आप ब्लेंड करके पीस के इनका पाउडर बना के रख लें। अच्छा। आप किसी तरह भी चाहे अपने शेक्स की उसमें डाल दें, अपने सैलड्स में डाल दें। इवन तिल रोटी बनाते हुए, अक्सर मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि रोटी बनाते हुए उसके पेड़े के अंदर डाल दें, या आप उसमें कर दें कि किसी तरह आपकी बॉडी की रोटी में एग्जैक्टली किसी तरह आपकी बॉडी में कंज्यूम हो जाएगी। कि वैसे अगर रो फॉर्म में नहीं खाया जा रहा तो आप बच्चों के सैंडविचेस में डाल दें, बच्चों के शेक्स में डाल दें, कि किसी तरह ये जाएं, क्योंकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 है और प्रोटीन रिच सोर्स है, तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत हेल्दी है। अच्छा, तो इसको भी जैसे तिल वगैरह जो है, इसको भी अगर पीस के पाउडर के फॉर्म में, अगर हम आटे में मिक्स करके खा लें, किसी चीज़ में ऊपर ऐसे छिड़क के खा लें, स्प्रिंकल करके खा लें, आप सैलड्स की फॉर्म में खा लें। आप इनको किस तरह आप बच्चों, या तो जो तिल है वो तो रोटी में डाल दें, अदरवाइज जितना पाउडर है वो आप बच्चों के सैंडविच, ऑमलेट बनाते हुए सैंडविचेस में डाल दें, उनके शेक्स में डाल दें, या फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं उसमें डाल दें, कि किसी तरह हम अपनी बॉडी में इसको कंज्यूम कर लें। एक तो सीड्स, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नट्स का इंटेक, आप 1 फिस्ट फुल ऑफ नट्स जो होते हैं, 1 मुट्ठी के बराबर मिक्स नट्स, ये नहीं कि 1 मुट्ठी में आपके सिर्फ बादाम आ रहे हैं या अखरोट आ रहे हैं, 1 मुट्ठी में जितने आपके मिक्स नट्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, बादाम, किशमिश, इंजीर, बिल्कुल मिक्स करके, और खजूर, एक से ड्राई फ्रूट्स वो आप ले सकते हैं। सीड्स की बात होगी, पानी का इस्तेमाल बहुत है। उसके बाद प्रोटीन इंटेक, जितने आपके लीन प्रोटीन है, आपके फिश है, आपकी दालें हैं, वो प्रोटीन का सोर्स है। आपकी जितना भी ये मटन है, चिकन है, कीमा है, लीन चर्बी वाला कंटेंट वो उसका ना हो, क्योंकि समटाइम पेशेंट्स को ये भी होता है कि उनको हार्ट के इश्यूज़ भी साथ चल रहे होते हैं, फैटी लिवर भी चल रहा होता है, तो ये हर चीज़ को ना देखना होता है ये साथ साथ। अच्छा, तो बस वो आपने सिर्फ चिकनाई हटा देनी है, बाकी सारा गोश्त और चिकन वगैरह आप उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो प्योर आपका जो जई, गंदम का या मल्टीग्रेन का आटा होता है, वो जितनी ये प्रोसेस चीज़ें हैं, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप फिज़ा ही देखेंगे हम जितना जंक फूड की तरफ हो गए, जितना प्रोसेस चीज़ों की तरफ हो गए सॉरी, अर्ली एज में हम उतना ही क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ चले गए। समन, बहुत से लोग ना जब बर्ब लेते हैं ऊँची आवाज़ में, महफिल में भी कहीं बैठे होते हैं, ऊँची आवाज़ की एक बर्ब उनकी आती है, तो उनको लगता है कि भाई उनकी सेहत बहुत अच्छी है, उनको तो खाना बहुत जल्दी और फ़ौरन हज़म हो जाता है मगर इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम हमारे साथ ही है। वेलकम बैक। मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी कॉल भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर समन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डाइटिशियन है, हमें बता रही कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जिनको हम अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा फिज़ा, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी तली हुई चीज़ें हैं, जो मिर्च मसाले हैं, स्पाइसी फूड है, उसके अलावा जो या हमारे बाजार मगर सुने हर घर में लाल मिर्च तो पाई जाती हैं, उसके बगैर तो खाना अच्छा नहीं लगता लोगों को। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं वो ये सिर्फ लाल मिर्चों की वजह से हो रहे होते हैं। तो आप उसको कर सकते हैं कि आप उसको काली मिर्चों में, ब्लैक पेपर में खाना बना दें। मैं तो हरी मिर्ची, काली मिर्ची कूट के अदरक के साथ फिर सालन में डालती हूँ, और ये मज़े बहुत का हेल्दी जायका हो है, जाता है। और ये बहुत हेल्दी है। अदरक में भी हल्की सी वो मिर्च का होता है, अगर आप एग्जैक्टली कूट के डालें तो बड़ा मज़े का लगता है, और उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है।
कि ये लाल मिर्चों, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ culture लोग है कहते ना, हैं हांडी का कलर नहीं आता, उस ऐसे। चक्कर में वो ये डालते हैं। बिल्कुल। तो इसके क्या क्या नुकसान हैं ज़रा बताएं ना लोगों को। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आप ये ज़्यादा लाल मिर्चों वाला करते हैं तो आप देखते हैं कि एसिडिटी, आप जब सुबह उठते हैं आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे हैवीनेस है, हाँ। सीने की जलन है, हाँ। इसमें ये बेसिकली बहुत हो रहा होता है। एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स जो है, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि वो बर्पिंग का इशू भी आ रहा होता है लोगों अच्छा। को, और उस वजह से भी फिर उसमें और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के आपके जो थायराइड के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं मल्टीपल। तो वैसे चाहे वो बच्चा हो या आपकी वैसे ओवरऑल फैमिली हो, आप ब्लैक पेपर, काली मिर्चों में अपना खाना बनाएं, और वो भी एक मॉडरेट क्वांटिटी में। ये भी नहीं कि आप काली मिर्चों का भी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाना आपका हमेशा जो एक हेल्दी है वो एक प्रॉपर कुक होना चाहिए, लेस ऑयल में बनना चाहिए और लेस स्पाइसी होना चाहिए। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, लाल मिर्चें हटा दी, उसके अलावा और भी कोई ऐसी उसके अलावा चीज़ें जितनी जो आपकी तली हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आपका जो ये आपको समोसे, ये जितना है जंक फूड, प्रोसेस्ड चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, आप ये वो देखें शाम कि के टाइम दिल भी तो करता है। दिल करता है, ऐसी है। और आप ये देखें कि जितना हम जंक फूड की तरफ चले गए हैं, उतना अर्ली एज में बच्चों में भी ओबेसिटी आना शुरू हो गई है, बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आना शुरू हो गई है, बच्चों में ही बोन हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, और वो लेटर ऑन आपको जो है वो आपको क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो फास्ट फूड घर पे बना लेते हैं, घर में तलना शुरू कर देते हैं चीज़ें। तो मेरी बात सुने, तली हुई चीज़ का जो असर है, जो फैट्स है बॉडी के अंदर, वो तो पैदा होंगे चाहे आप बाहर का खाना खाएं या घर का। हाँ, सिर्फ ये कि हाइजीन का फ़र्क हो सकता है, मगर फैट्स तो आपको मिलने। बिल्कुल। फिर और चाहे आप उसको जंक फूड को घर में बना रहे हैं, आपकी वाली बात कि आपको फैट्स तो मिल रहे हैं, आप कुकिंग मेथड्स पे चेंज कर लें, कि आप ग्रिल कर लें, स्टीम कर लें, बॉईल कर लें, इस तरह से लेस ऑयल में जो है वो उसमें बना लें, स्टीर करके बना लें, नॉन स्टिकी पैन्स पे बना लें। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका कुकिंग ऑयल, कि आप किस ऑयल में आप बना रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ पे भी ये कल्चर है, एक बार ही खाना बना हुआ उसी ऑयल में दोबारा भी फ्राई किया जा रहा है, तीसरी बार भी किया जा रहा है, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत तो अनहेल्दी एयर है। फ्रायर्स भी आ गए। बिल्कुल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने घर में ही बच्चों को नगेट्स बना के देने हैं, बर्गर्स बना के देने हैं, तो आप उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन वो भी वंस अ वीक हो गया। बच्चों को ये या खुद भी याद डालें कि आप प्रोसेस चीज़ों की तरफ ना जाएं। प्रोसेस से मैं हमेशा ये बताती हूँ कि यहाँ से ही देख लें, प्रोसेस मीन कितने प्रोसेस से गुजर के वो फूड आपके पास आया है, तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जो एक हेल्दी चीज़ों में होते हैं। अच्छा, मैंने देखा बच्चों से अगर हम अपनी एक्सरसाइज रखें कि हमने इनको ये खिलाना है, और जिस तरीके की ग़िज़ा खिलाएं, वो बड़े होने तक वही चीज़ें खाते हैं जो बचपन में नहीं खाते, वो जवान बुढ़ापे में भी नहीं खाते। ऐसे आपकी हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, जो आपने बचपन में बच्चों को खिला दिया और जो हैबिट्स उनकी कर दी, वही उनकी लेटर ऑन स्टेज तक जाएगी। सही बात तो ये आपने चाइल्डहुड से ही बच्चों में जो हमारी हैबिट्स रहेंगी वही बच्चों में कन्वर्ट होंगी। इस तरह से बच्चों को सलाद खाने की आदत नहीं होती, क्योंकि बचपन में खीरा काट के देंगे नहीं, गाजर देंगे नहीं। बिल्कुल ठीक ऐसी है। हाँ, तो फिर बाद में एकदम से फिर उनको बोला जाता है ग्रीन चीज़ें नहीं खा रहे, सब्जी नहीं खा रहे, क्योंकि हम खिला नहीं रहे। क्योंकि हम खुद भी नहीं खा रहे होते ना, बेसिकली ये हो रहा होता है कि हम खुद भी उनके सामने बैठ के जो है वो जंक चीज़ें खा रहे हैं। तो आपका मेटाबॉलिज्म, बेसिकली आपने इस चीज़ पे देखना है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा तो आपकी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं, आपकी इम्यूनिटी है, जो आपका जो हर ऑर्गन है, उसके पीछे आपका मेटाबॉलिज्म है। और लास्ट में पूछना चाहूँगी कि एक्सरसाइज किस हद तक काम करती है, मेटाबॉलिज्म या एक्सरसाइज इसको बेहतर कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने डेली 24 घंटे में से हाफ एन आवर अपने लिए ज़रूर निकालना है, मिनिमम आधा घंटा, उसको मैक्सिमम आप 45 मिनट्स या 1 घंटे की आप कर सकते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनको हम ये कहते हैं कि आप गैप के साथ करें, 2 दिन करें फिर 2 दिन गैप कर लिया, कार्डियो कर लें, 2 दिन करें 2 दिन गैप कर लिया, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है। मतलब एक्सरसाइज का मेटाबॉलिज्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच सनम, बहुत अच्छा लगा समन आपसे बात करके, आपको बुला के आपने बड़ी अच्छी तरीके से हमें एलैबोरेट किया। विल सी यू सून, या एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, चेहरे पे अगर आपके दाग, धब्बे, एक्नी या फिर कील मुहासे हों तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। नो मैटर आप स्कूल जाएं, आप कॉलेज जाएं, आप किसी वर्क प्लेस पे जाएं, आप किसी रिश्तेदार से मिलें, या फिर आपकी शादीशुदा लाइफ आपको अच्छा नहीं लगता, तो डेफिनेटली आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है और उनको हील करना है और उनको ठीक करना है। तो किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है? अगर आपकी कोई एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं और आपके कील मुहासे हैं चेहरे पे और आपको साफ़ सुथरी, शफाफ, खूबसूरत स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो उसके लिए जो आज टोटके हैं, जो हमने मेहमान बुलाए हैं, वो आपको ऐसे स्पेशल टोटके बताएंगे जो कि बहुत कारआमद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त हकीम है, जब हमारे शो पे आते हैं तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। हकीम इस
इसहाक सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आज हम पिंपल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एक्नी ये सब कुछ होते क्यों हैं? फिर ये तो हमें पता है कि स्कार्स नोचने से, हाथ लगाने से, या फिर किसी सैलून में जाके अगर हम कोई ऐसे उसको नीडल के वगैरह साथ लगवा उसको कर दें या लेते स्क्रबिंग या ब्लीच कर लें उसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा निशान रह जाते हैं। मगर हमें ये पैदा क्यों होते क्यों, उसकी वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अगर हमें इसकी वजूहात की अगर हम समझ होगी तो डेफिनेटली हम फिर इनका ट्रीट भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसके इलाज में मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं ये मैंने फ़लाँ अच्छी कंपनी थी, फ़लाँ कंपनी के मैंने जो है वो मास्क भी यूज़ किया, क्रीम यूज़ की, लोशन यूज़ किए, मैंने सीरम यूज़ किए, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी के साथ तो मेरी स्किन ब्लैक हो गई, किसी ने कहा जी मुझे रैशेज़ हो गए, कोई कहता है मुझे और एक्नीज़ आना शुरू हो गए। यानी बहुत सारी वो कॉम्प्लिकेशन लेके हमारे पास आते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? एक तो इन्हें पता नहीं होता एक्नीज़ की रूट काज क्या है। सेकेंडली ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन की नेचर क्या है। हमें अगर स्किन की उसकी नेचर के मुताबिक, उस शख्स के उसके मिजाज के मुताबिक, एज अ बीइंग हर्बलिस्ट जब मैं बात करता हूँ तो हमारा ये होता है, हमारी जो बेस है वो मिजाज के ऊपर होती है। हम पेशेंट के मिजाज को देखते हैं, उसके स्किन के मिजाज को देखते हैं, और उसके बाद हम उसको ऑर्गेनिक मेडिसिन देते हैं, हर्बल मेडिसिन देते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और इतना कमाल का उसका रिजल्ट होता है कि बार बार एक्नीज नहीं होते। अच्छा। मैं आपको आज के इस कुछ तो कहते हैं मैदा खराब होने की वजह से भी एक्नी की इसकी प्रॉब्लम बहुत होती है, सारी क्या ये बात काजें, सच है? जी बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन होगी, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा मैदे होगा में आपके गर्मी। ब्लड को, तो ज़ाहिर है कि वो कहाँ जाएंगे। आपका सबसे बड़ा ऑर्गन आपका बॉडी का कौन सा है? वो आपका स्किन है। ऐसे ही और है। स्किन ये कौन सा है? वो आपका जो डिटॉक्सिफाई भी करता है, जिसे पसीने की सूरत में या और सूरत के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ा, और ये इसका सबसे बड़ा आपने सही फरमाया है कि कॉन्स्टिपेशन ये है या मैदे का ख़राब होना, उसकी एक बड़ी एक वजह होती है। और ये मिर्च मसाले स्पाइसेस इस तरह से खाना, क्या इसकी वजह से भी आपकी जी स्किन के ऊपर पिंपल्स और बिल्कुल एक्नी शुरू हो इसके जाती है? बहुत ऑयली सारे फूड खाना, मैम इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तली हुई मैं चीज़ें इसमें वगैरह। कोशिश करूँगा कुछ चंद ऐसी हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो जिनकी वजह से होता है। फर्स्ट तो ये होते हैं जिनके बच्चों के पेरेंट्स को अपनी इस एज के अंदर थे, तो बच्चों को डेफिनेट आएगा, ये एक जेनेटिकल इफेक्ट आएगा उनके अच्छा अंदर। ये भी जेनेटिक बिल्कुल, है? इसकी एक वजह ये होती है। सेकंड ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। नॉर्मली तो ये कहा जाता है ये टीनेजर्स का मर्ज़ है, जैसे 14 साल 16 साल 18 साल तक हुआ, बट हम देखते हैं मेरे पास बहुत से ऐसी ख्वातीन जो 35 साल की उम्र के अंदर भी उनको एक्नीज हुए। क्यों? उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए। अच्छा। और ऐसे भी बहुत से में आए हैं जिनको बिफोर द पीरियड चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नीज होने शुरू हो गए, और देन उसकी जैसे पीरियड क्लियर हो वो कम होने शुरू हो गए। जिन लोगों ने मौसम, यानी ऐसा मौसम था, बहुत गर्म था, पसीना बहुत आ रहा था, आपका सेबेशियस ग्लैंड्स ने ओवर एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया, सीबम ज़्यादा आना शुरू हो गया, कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, अनहेल्दी आप एटमॉस्फेयर में चले गए, उससे ऐसा हो गया। जैसे अभी आपने कहा कि फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल की, आजकल जंक फूड्स के तरफ लोग ज़्यादा रुझान जा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, सो एंड सो, तो उसका इफेक्ट भी तो आएगा ना बॉडी के ऊपर। सर्दियों में लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जी, इसमें ये बहुत सारी इसके काज है, लेकिन मोस्ट कॉमन काज है जैसे मैंने आपको बताया ये होती है। ठीक तो है। आज हम इंशाल्लाह आपको इससे और बताएंगे। कितने टाइप्स के होते हैं एक्नी के जो इश्यूज होते हैं, ये भी बता इसमें, दीजिएगा। सुना ड्राई स्किन में कम होते हैं, ऑयली स्किन में ज़्यादा होते हैं, इज दैट ट्रू? ये तो डिपेंड करते उस पेशेंट का अपना मिजाज क्या होता है। स्किन वैसे तो इसके बहुत सारे अक्सर, लेकिन नॉर्मली जो है जो आते हैं, एक नॉर्मल स्किन है, उसमें सिर्फ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आ रहे हैं। अगर आप जस्ट वहीं पर इसको ट्रीट कर लें, एक ऑर्गेनिक रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा, तो ये आगे बढ़ते ही नहीं है। अच्छा। अगर वहाँ पर आपने इसको नहीं किया और आपने इसको खुद इसको मौका दिया, लेट्स ग्रो, तो फिर क्या होगा कि ये एक्नीज की शक्ल इख्तियार कर देंगे। उन्हीं जगह पर ये सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जहाँ पर आपकी डेड स्किन के कुछ पार्टिकल्स आके वहाँ पे रुक गए और वहाँ से रिमूव नहीं हुए। एक्चुअली उन्हें एक वक्त साथ रिमूव हो जाना चाहिए ताकि नए टिश्यूज आए नीचे से। तो इसका मतलब पील ऑफ होना स्किन का पील बहुत ऑफ होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ताकि डेड जो है वो लेयर आपकी ऑफ हो जाए, आपका नए टिश्यूज आएगी, तो फिर स्किन ग्लो भी करेगी, और वहाँ पर सबसे बड़ा सेबेशियस ग्लैंड ब्लॉक नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि वो तो अपना ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और आपने उसे ब्लॉक कर दिया, या मेकअप किया और अच्छी तरह सफाई नहीं की, या किसी वजह से डस्ट आई और सफाई नहीं की, हम बाहर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर से, जैसे लाहौर सबसे डर्टी का सिटी है। सर कुछ पस वाले दाने होते हैं, कुछ वाइट दाने होते हैं, कुछ चिट्टे रंग के दाने भी चेहरे पे निकल आते हैं ना? जी, इसकी वजह भी यही बनती है जब ये इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। हर बीमारी के एक स्टेज होती है, एक कुछ इनिशियल मोल स्टेज वाले होती है। दाने भी होते हैं। जी, इनिशियल स्टेज आएगी, जैसे मैं ब्लैक हेड्स वेड्स का नहीं वहाँ पे अच्छा, करेंगे। कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं ददौड़े।
जी मैंने तो यही नाम सुना जी तो जी दौड़े वो यही होते ऐसे हैं नाम। होते बिल्कुल होते हैं। होता अजीब ये कि नाम उसके है, अंदर दौड़े। उनमें पास वाले दाने होंगे बट उनके नीचे कील होंगे। अच्छा। और जब वहां पर भी इलाज नहीं करेंगे, जब आप उसको निकालेंगे तो क्या वो स्कार्स बन जाएंगे, और स्कार्स का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ दाने तो जब फोड़ दो या निकाल दो तो बारीक सा सुराख जैसा, जैसे नहीं कील सी कोई एक सुराख रह जाती है। दैट्स वो स्कार्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं जाता, जो मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें। अच्छा। तो आज हम यही बताएंगे अपने नाजरीन को, देखो अर्ली स्टेज में आप कैसे ठीक करते हैं। आ जाए फिर, मैं कहती हूँ मैदान में आए, एक एक जो आपका नुस्खा है वो सारे वायरल होते हैं और बड़े आपके जो है ना काम के नुस्खे होते हैं, तो रहनुमाई करें फिर बताएं जी। सबसे पहले मैं बताता हूँ जो उनकी स्किन नॉर्मल होती है, जिनकी स्किन ड्राई नहीं होती, जिनकी स्किन ऑयली नहीं होती, उनमें कोई एक्नेस, कोई पिंपल्स, कोई वाइट हेड, कोई ब्लैक हेड्स नहीं होता, फिर भी मौसम के साथ उनकी स्किन जो होती है वो थोड़ा सा कलर डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो उसके बड़ा आसान सा हल ये है कि आप उसको थोड़ा सा वहाँ से उसे क्लियर करें। कैसे करेंगे कि आपने सिंपल लेना है, ये ड्राई मिल्क लेना है जी, इसके अंदर आपने रॉ मिल्क है यानी फ्रेश मिल्क है वो डाल के इसको पेस्ट बना ले, क्रीम बना के वो चेहरे पे लगा लें, बहुत सिंपल। और 5 मिनट के बाद हल्का सा उसे मसाज को साफ कीजिए, ताज़ा पानी से धो लीजिए। इससे क्या होगा हमारा? उससे आपकी स्किन जो है जो उसके जितनी पोल्यूशन है, जितना उसके अंदर कुछ एटमॉस्फेयर इफेक्ट आ रहा है, वो सारा उससे क्लियर हो जाएगा। वाह चलिए ये तो अच्छा आप सेकंड हमारे पास वो लोग हैं जिनको बहुत अर्ली स्टेज के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जिनके से वाइट हेड्स होते हैं या जिनके ब्लैक हेड्स होते हैं। अब उनके लिए हमें क्या करना है? सर ब्लैक हेड्स का डिटेल में बताइएगा। मैं एक नुस्खा नहीं पूछूंगी ब्लैक हेड्स के, तो मुझे 2-3 नुस्खे चाहिए, ब्लैक हेड्स वाले, वाइट हेड्स वाले, ठीक है, और उनको स्पेशली निकालने के लिए जो आप कहते हैं ना कि पील ऑफ भी होना चाहिए, तो पील ऑफ का वो स्क्रब वगैरह जो है वो भी आप बताएंगे मगर ब्रेक के बाद। इसहाक साहब हमारे साथ ही, लीजिए जी ब्रेक। एक ज़बरदस्त दवाई यहाँ पर इसहाक साहब हमें बता रहे थे, मुझे तो ब्रेक पे बताया, मैंने कहा मैं तो ये शुरू कर देती हूँ, आप भी सुन लें, बड़े काम की चीज़ है और इतनी आसान इन्होंने चीज़ बताई है मुझे। ये जो पुदीने वाली कहानी आप बता रहे थे, क्योंकि अंदर से आप कहते थे ठीक करना ज़रूरी है, उससे तो रंग में भी ग्लो आएगा, आप कह रहे थे दाने भी ठीक होंगे, है ना, और क्या काम करेगा? और सेकेंडली है कि फीमेल्स के लिए एक गिफ्ट है ये, जिनको हार्मोन्स इम्बैलेंस है, जिनको पीरियड आने से पहले चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने भर जाता है चेहरा, जिनका पीसीओएस और पीसीओडी प्रॉब्लम्स है, जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस, उनके पीरियड बंद हो रहे होते हैं, उनका वेट ज़्यादा हो रहा होता है, उनके लिए एक कमाल की दवाई। अक्सर क्या किया जाता है कि पिंपल्स, एक्नीज के लिए ब्लैक वाइट हेड्स के लोकल एप्लीकेशन करवाई जाती है, स्क्रब यूज़ करवाए जाते हैं, वो ठीक है अपनी जगह, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बट इंटरनली तौर पर जब आप ब्लड को प्योरीफाई नहीं करते, ये एक्सटर्नल चीज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं रहती, ये अक्ररेंस करती रहती हैं। ठीक है, लेकिन आप ये लेते हैं, थोड़ा टाइम कम है, हम जल्दी बता दें। ये इसमें है जी पुदीना है, इसको हम लोगों ने घर में खुद ही ग्राइंड करके पीस लेना है, खुद ही ग्राइंड पिसा नहीं मिल जाता? नहीं, वो कभी भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, यही लेना क्योंकि उसमें पता होता है पता नहीं क्या क्या चीज़ उसने डाल दी हो। ये सिंपल पुदीना है जी, आपने पंसारी की दुकान से मिल जाता है, आप इसे खा भी सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, इसे पानी में भिगो के इसका जैसे पानी उसको निथार के पी सकते हैं। लेकिन आसान तरीका ये है कि चीनी और उसके अंदर बराबर वजन में अगर पुदीना मिला के ग्राइंड कर लिया जाए और 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए, मैं कहूँगा कम अज़ कम 3 माह, तो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्रॉब्लम बता चुका वो भी क्लियर होती है। और ख़ास तौर पर जिनको एलर्जी होती है, धप्पड़ निकल आते हैं, किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहे, किसी एंटी एलर्जी दवाई ठीक नहीं हो रही, सर 1 चम्मच खाने से विद इन 3 डेज वो ठीक हो जाते हैं। जबरदस्त। सर अब ये जो आपका कोई स्क्रब था वो पहले हम बता मैं देते आपको एक ऐसा स्क्रब बताता हूं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके वाइट हेड्स ठीक होंगे, ब्लैक हेड्स ठीक होंगे। इसमें एक्नीज जो होते हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा पिंपल्स के लिए, जिनके चेहरे के ऊपर पस भरे दाने होते हैं और वो नहीं ठीक और बड़ा बुरा लगता है, उसके लिए एक आसान सा नुस्खा है जो आपने घर में बनाना है। 5 मिनट ये इस्तेमाल करना है, जैसे ड्राई हो जाए अब उसके बाद उसे यूज़ कीजिएगा, आप देखें वो आपके परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। और उसमें यह है कि आपने सबसे पहले तो ये लेना है जी बेसन लेना है 1 चम्मच आपने। अच्छा, बेसन 1 चम्मच आपने बेसन लिया। उसके बाद आपने इसमें लेना है जी, इसमें और मसूर की दाल है, ये बहुत ही इसके अल्लाह ताला ने इसमें सिफात रखी है इसको स्किन को क्लियर करने के लिए। ये मसूर की दाल का पाउडर है, ये पाउडर, ये सारा पाउडर है। इसमें जी आप आधी चम्मच ये डालेंगे और इसे नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही करामत नुस्खा है आपके लिए। और इसके बाद आपने जैसे ये है ऑरेंज है, उसकी आपने छिलके घर में खुशक कर करके साए के अंदर मैंने उसका पाउडर किया हुआ है। अच्छा। और 1 चम्मच आपने ये पाउडर आपने इसके अंदर ये मिक्स कर देना है। अच्छा।
और इसके बाद आपने इसमें जो ऐड करना है ये मुल्तानी मट्टी। मैंने स्पेशली कुछ हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट लेके वाटर लेके उसमें ऑब्जर्व करवाया हुआ है, लेकिन आप सिंपल भी कर लें तो इफेक्टिव है। आप इसमें 2 चम्मच आपने इसमें ये ऐड कर देना है, मुल्तानी मट्टी। ठीक है, अच्छा इसका ज़्यादा आपने जी ये 2 चम्मच ज़रूर ऐड करना है। और इसमें स्क्रब के लिए जो आपने यूज़ करना है ये हुस्न यूसुफ है। ये बहुत ही कमाल की दवा है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। लेकिन एक मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप इसका पेस्ट बना के लगाएंगे और ड्राई होने लगे तो बहुत ही जेंटल वे से उसको आपने इसको रब करना है। ऐसे करेंगे तो वो छील देगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और आपने इसका सिर्फ कराची से लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 1/4 कराची से नहीं है, कहीं और से है, वैसे चकवाल से कॉल है। अजी अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। आप बताते जाएं, साथ साथ कोई टाइम कम है। जी रोज वाटर डालना है? और इस नहीं, मैंने कोई रोज वाटर नहीं, सिंपल आपने वाटर लेना है घर में, उसको बॉयल कीजिएगा, बॉयल करने के बाद उसको फिल्टर कर लीजिए, उसे ले लें। ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से ऐसी चीज़ें लें, आपके घर में सब चीज़ें होती हैं। और इसमें इतना वाटर ऐड करना है कि आपका पेस्ट बन जाए, इतना भी ना हो कि वो आपको लग ना सके और आपको बहना शुरू हो जाए। और इतना बनाएं जस्ट जिससे वो पेस्ट बन जाए। ठीक है, हम इसमें अभी और ऐड करेंगे जी, ताकि ये पूरा पेस्ट बन जाए। और विद इन 5 मिनट में अभी आपके सामने इसको डिमॉन्स्ट्रेशन भी की जाएगी। चेहरे पे है सिर्फ विद इन 5 मिनट जी। अच्छा 5 मिनट, 5 मिनट आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, चेहरे के अलावा आपके जो नकल्स हैं जो ब्लैक हो जाते हैं, खास तौर पर आप वहाँ पे इस्तेमाल करें। आप इसकी बैक साइड पे लगाइएगा। सर दे मुझे, और मैं लगा के देखूं क्या मजे की कहानी है। जस्ट जी आप ऐसे करें, सिर्फ चूंकि हमारे बैक पे मैं मिल्क मल लूंगी। इधर भी लगा सकते हैं ना? नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती ना। अच्छा। बैक साइड पे इसको लगाया जाता है और ज्यादा रब नहीं करना, मामूली मामूली सा करना है। सॉरी सर, थोड़ा सा ड्राई पानी हल्का सा चाहिए होगा। जी मैं अच्छा, इसमें मुल्तानी मट्टी भी है, इसमें ऑरेंज के छिलके भी हैं, इसमें हुस्न यूसुफ भी है। सर ये मलमल, ढक्कन खोल के दे दें। ये मलमल के निकालना भी है क्या इसमें से? इसको हल्का हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको करना है। जैसे ऐसे इतना सा पेस्ट बने, जो ऐसे लगा के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। जब ये ड्राई होने लग जाए तो फिर उसके हल्के हाथों से इसको आपने मसाज करना है, रब करना है, ताकि आपके जितने भी डेड स्किन है ऊपर से सारी के सारी वो रिमूव हो जाएगी। सर कितने दिन करना है ये? जी वीक में 1 दफ़ा या हद 2 दफ़ा, जिसको ये ज़्यादा बना है के हम रख सकते हैं। आप इसे फ्रेश बना लें, अदरवाइज तो ड्राई हो जाएगा। और ये नकल्स भी साफ करेगा, नकल साफ करेगा, एंकल साफ करेगा, एल्बो साफ करेगा, आपके तमाम जहां कहीं भी स्किन ड्राई ब्लैक हो चुकी है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्या काम कर रहा है इसमें? इसके अंदर ये कमाल की चीज़ है कि ये आपको न्यूरिश करता है, आपकी जितनी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, बाकी जो कि जर्म्स, उसको टोटल तौर पे किल करता है। ये इस मिट्टी का कमाल है ये इसका। अच्छा, और ये बेसन क्या काम कर रहा है? बेसन ये है, और जितनी ये करता है कि आपका जो सीबम होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन ये मुल्तानी मट्टी का भी ये काम है, जिसका भी ये काम है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और आपको एक्स्ट्रा सीबम जो आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके हिसाब के एक्नीज और पिंपल जो बन रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो चेहरा भी और आपकी हाथों में भी इसी तरह से लगा के ना, उससे आप जैसे अभी लगाया आपने और 5 मिनट के बाद आप इसे वॉश करके देखिए। नकल साफ कर रही है, इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नकल से? ये ऑरेंज के छिलके हैं या क्या है? इसमें ऑरेंज के छिलके भी हैं इसके अंदर, वो भी ये काम करते हैं। प्लस आपने इसके अंदर जो मैं मट्टी बताया है उसके अंदर ये क्वालिटी है कि जब वो डेड स्किन को वहाँ से रिमूव करेगा वो ठीक कर देगा। और सर ये कि वहाँ पर जो सीबम एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हुआ है जिसकी वजह से आपको जो वो सारी स्किन ड्राई और ब्लैक हो रही थी उसको रिमूव करेगा और आपकी स्किन बिल्कुल अब जस्ट आप इसे वॉश कीजिए और अब रिजल्ट देखिए और आप खुद हैरान रह मैं तो रखूंगी, फिर मैं बाद में दिखाऊंगी तो मैं और खूबसूरत कर लूं अपने। अच्छा सर, ये सीरम क्या चीज है जो आप ये करते हैं तो चेहरे में होता है कि आपका एक्स्ट्रा सीबम जो ऑयल है वो भी चूंकि इसके साथ रिमूव हो जाते हैं, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। अच्छा, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा होती है, ड्राई होगी तो ड्राई स्किन वाले कर सकते हैं, ये भी बता दें। ड्राई स्किन वाले नहीं करेंगे, नहीं तो ड्राई स्किन है, नथिंग उसका आप ये कर लिया, रिमूव कर लिया। आप उसके बाद क्या करना है, ये आपके पास मैंने बताया कैलेंडोला एक सीरम मैंने बनाता हूँ। कैलेंडोला हम गेंदे के फूल को कहते हैं
आपने इसमें गेंदे के फूल डाले और उसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल जैतून का तेल इतना डालना है कि उसका मतलब 1 उंगल बराबर इसके ऊपर आ जाए। अच्छा। हाँ, अब बनाने का मेथड एक जरूर है कि इसको धूप में रखना है 30 डेज के लिए, दिन में 2 बार इसको अच्छी तरह शेक करके रख देना इसी है। तरह कांच की शीशी इसी में। तरह कांच की, ऐसे किया हाँ। फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे किया, और ऐसे 2 दफा दिन में। अच्छा। रात को आपको साई में रखेंगे, 30 दिन के बाद आपका सीरम तैयार है, इसको फिल्टर कर लें। अब उसके बाद चेहरे की कोई भी प्रॉब्लम है, एक्नीज अगर आ रहे हैं, इनकेस आ रहे हैं, इन्फेक्शन कुछ हो रही है, जैसे आपने ये अप्लाई किया उसके बाद आपका थोड़ा सा स्किन जब ड्राई हुआ है तो 2 सिर्फ ड्रॉप ये डालिए, उसको कीजिएगा और आपके पास सारे वो मॉइस्चर पूरा मिल जाएगा। और उसकी वजह से जो स्किन पील ऑफ हुई थी, अब उसमें उसको रिपेयर करने में इसका कमाल का काम ये है। रंग को ग्लो भी ग्लो आपको भी देगा। करता है, ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है वहाँ पर। न्यू एक बेसिकली के ऑलिव ऑयल की वजह से आपको एक ऐसा न्यूट्रन से मिलता है आपकी स्किन को कि आपकी स्किन ग्लो भी सर करती लास्ट है। दोबारा इससे। बता दें इसके अंदर क्या क्या चीजें डालनी है इसमें आपने, सिर्फ और दो 30 दिन तक सिर्फ आपने दो कहा धूप में चीजें, रखना सिर्फ है। 2 चीजें। क्या क्या? एक कैलेंडोला यानी गेंदे के फूल इतने डालें, और उसमें ऑलिव ऑयल जैतून का तेल इतना डालें कि इससे 1 उंगल इसके ऊपर आ जाए बस। और 30 दिन के लिए इसको धूप में रखना है, 30 डे। ये देखिए, अदरवाइज ये पूरा फ्यूजन नहीं होगा, इसके पूरे असरात उस ऑयल में नहीं आएंगे। ये जरूरी है इसके लिए। अच्छा। और फिर थ्रू आउट द लाइफ लें, इसको खराब नहीं होना। इसने एक दफा सर बना ये लिया, ड्राई स्किन वाले भी कर सकते स्किन हैं और ड्राइवर, और जो भी स्क्रब यूज करते हैं, जो भी मास्क यूज कर रहे हैं, उसके बाद इसके 2 ड्रॉप, सिंपल 2 ड्रॉप, ये हम सारी जिंदगी इस्तेमाल कर सारी सकते हैं। जिंदगी इस्तेमाल करते हैं। स्किन का सर, रिलेटेड बहुत- कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं शुक्रिया, आता बड़ी आपका। चीज़ें आपने बताई हैं। देखें, बड़ी नॉलेज है इनके पास, बड़ी रिसर्च है, बड़ी अच्छा। जिसकी मैं आपको बताऊं, मुझे कॉल्स आती है, वो मुझसे आपके बारे में पूछता है, और वो आपकी जो ये सारे नुस्खे हैं इसके बारे में मुझसे रिपीट पे पूछ रहे होते हैं, तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। मैंने चाहिए इसे राइट डाउन कर लिया करे, मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस बेस पे नहीं, और बात साथ करता साथ हूं। हमारे सोशल मीडिया से रील्स उठा लीजिएगा, साथ इसहाक साहब की जो रील्स हैं वो हमारे सोशल मीडिया से डालिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास एक मेहमान है, सादिया, बच्ची हैं और काम कर रही हैं लिंक्डइन पे, और अपना बिजनेस भी चला रही हैं और लोगों के लिए भी काम कर रही हैं, बल्कि लोगों को ट्रेन कर रही हैं। मगर इनकी एक कहानी है और इनकी ज़ुबानी अगर सुने तो मज़ा आएगा। जी सुनाइए जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सादिया, ये बताइए क्या करना चाह रही थी और कैसे लिंक्डइन पे काम शुरू कर दिया? ये क्या सक्सेस स्टोरी है, हमें भी बताएं। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरी 10th में थी, और मेरे बड़े भाई हैं, वो एक दूसरे को बता रहे होते थे कि इस तरह करते हैं, पैसे कमाते हैं ऑनलाइन, एंड मैं अपना लैपटॉप लेके और बैठ जाती थी। मतलब वो एक दूसरे को बता रहे होते थे, मैं अपना देख रही होती आप थी। पढ़ रही थी उस वक्त? मैं 10th में थी उस वक्त। 10th में थी, हाँ। तो मैंने अपना फाइवर का अकाउंट बनाया, देन अपवर्क का नहीं बना सकती थी बिकॉज उसके लिए एज लिमिट होती है। तो वहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं, मतलब मैं इनकम नहीं कर रही थी। तो मैं फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर्स दिए, और मैंने ना अपनी एक फ्रेंड थी मेरी एकेडमी में, उन्होंने और मैंने एक प्लान बनाया कि हम इस तरह स्टार्ट करते हैं। खैर उन्होंने तो छोड़ दिया, मैं उस पर कंसिस्टेंट रही कि मैंने करना ही है। तो मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया उसके बाद। देन मुझे स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि लिंक्डइन पे कैसे ब्रांडिंग करते हैं, पर्सनल स्टोरीज़ लगाते हैं। मैंने एवं स्टार्ट कर दिया, पोस्टिंग की। पोस्टिंग का भी मुझे पता नहीं था, मैं एवं बस लिख देती थी कैनवा से एवं बना के। एंड देन मुझे ऑस्ट्रेलिया से इंटर्नशिप ऑफ़र हुई उसी वक्त ही, मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसमें मुझे कोई एज सच इनकम वो नहीं मिल रही थी। ऐसे कैसे ऑफर हो गई मतलब? मुझे इंटर्नशिप के लिए मैं बिकॉज नया नया बनाया था अकाउंट, तो उन्होंने देखा कि इस तरह हम, और स्टार्टिंग में मुझे जॉब्स मिल नहीं रही थी बिकॉज जहाँ पे भी अप्लाई करती थी वो कहते थे आपकी एजुकेशन नहीं है और आपकी एज भी इतनी नहीं है। तो उन्होंने, उनके साथ मेरा हुआ, बात हुई उनसे, तो वो कहते हैं हमें एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो काम, आपको स्किल आनी चाहिए वो हम आपको स्टार्ट में सिखा देंगे, आपको हमें 2 मंथ का टाइम देना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। मैंने स्टार्ट किया, और क्या सिखाया उन्होंने? उन्होंने मुझे SEO राइटिंग सिखाई, मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था। और स्टार्टिंग में ना मेरे अपने भाई की वेबसाइट थी UK में बैग्स से रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे दिया कि इस पे कंटेंट लिखो, और मुझे बताते थे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कैसे हम वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो वो मैंने उनसे सीखा, एंड देन मैं उनसे इंटर्नशिप ले रही थी। तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन और हमारे टाइम में 5 आवर्स का डिफरेंस है। तो उनके 11 होते थे, मेरे सुबह के 5 होते थे। और उस एज में तो बच्चे होते हैं कि यार सोते हैं आराम से, हमने क्या करना है। मेरा अलार्म होता था 5 बजे कि मेरी इस वक्त कॉल है। और जो मेरे साथ उस वक्त इंटर्नशिप कर रहे थे और कर रही थी, वो
हाँ जी। मुझे ये भी बताइए, अगर कोई और लड़की इस तरह से जो देख रही है, सीखना चाहती है यही ट्रेनिंग, ये सब कुछ, ये SEO हासिल करना चाहती है, ट्रेनिंग सारा कुछ, तो कितने पैसे कमा सकेगी, कैसी अर्निंग हो जाएगी उसकी? इसमें स्पेसिफिक नहीं होता, इतना होता है कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कितने आप अपना कितने लाख हो जाता है? लाख से ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, लाख से ज़्यादा कर मंथली आप लाख से 1.5 लाख तो इजीली कर सकते हैं। इजीली? अच्छा, बिल्कुल। तो 1.5 लाख रुपए आप भी इजीली कमाएंगी SEO ऐसे के ही ना? हो सकते हैं। अच्छा, और ये हो कितने सकता टाइम में? नहीं है, हो रहा है। हो रहा है 2 महीने की टाइम पीरियड? ये मैं आपको अभी स्टोरी बता रही थी कि मेरा स्टार्ट कैसे था। मैं लिमिट नहीं दे सकती कि 2 मंथ में आप कर सकते हो। तो मैंने इसी तरह उनके साथ ट्रेनिंग ली। सुबह उठती एंड देन स्कूलिंग, एकेडमी, सब कुछ था। और इवन मेरी जो टीचर्स होती थी, उनको मेरी मम्मी कॉल्स आ रही होती थी कि इनको इनसे हटाएं, बिकॉज स्टडी मेरी इफेक्ट हो रही थी। इस वजह से ये सब कुछ इस तरह मैंने स्टार्ट किया। देखिए जी, इनको बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप भी इस तरह से कुछ करना चाहें, कुछ काम करना चाहें, तो देखिए लिंक्डइन के ज़रिए किस तरीके से वो काम कर रही हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो आप लोग कर सकती हैं। बापर्दा जो औरतें होती हैं ना, वो अपने पर्दे को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जो बाहर नहीं जा सकती, वो घर बैठ के ही ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू अपने पैसे कमा सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। देखिए, आपने पाकिस्तान के लिए कामयाब होना है, अपने घर वालों के सामने अपना जो है ना सर फ़ख्र से बुलंद करना है, तो ये लड़कियां जो है सब कुछ कर सकती हैं अपने पर्दे के साथ। ये एक एग्जाम्पल थी। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करते हैं।